हेलो एंड वेलकम टू आई एस चक्रा। तो आज है 18 अक्टूबर 2024 और आज के जो आर्टिकल्स हैं बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप प्लीज़ स्टार्टिंग से लेके अंत तक ज़रूर सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक अनाउंस कर दूं कि इस चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि एक मोटिवेशन मिले कि और अधिक अच्छे से और वीडियो मैं बना सकूं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला आर्टिकल। आज का जो पहला आर्टिकल है ऑन द एक्सेप्शन टू मैरिटल रेप। एक्सेप्शन क्यों है मैरिटल रेप, इसके बारे में बात किया जा रहा है। ये अंडर द आता है सिलेबस अंडर द जीएस पेपर 2। ठीक है, टॉपिक है गवर्नेंस का और सिलेबस क्या है, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ वल्नरेबल सेक्शंस। और सब टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस ऑफ वुमेन। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि लीगल प्रोविजंस अंडर चैलेंज। ठीक है, व्हाट राइट, क्या राइट्स होते हैं, इट इन्फ्रिंज, क्या राइट्स हैं जो इन्फ्रिंज करते हैं अपॉन, एंड व्हाट आर द कंटेंटियस एडवांस्ड बाय स्टेक होल्डर, जो स्टेक होल्डर्स अपने हाथ में लिए होते हैं उनका क्या वो कंटेंटियस, उनको कंट्रास्ट होते हैं जो इन्फ्रिंज होते हैं राइट्स मीन्स वायलेशन होते हैं स्पेशली फॉर वुमेन। व्हाट इज़ द डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर इन इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉज में जो डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर है वो क्या है। व्हाट वाज द स्प्लिट वर्डिक्ट इशूड बाय द दिल्ली हाई कोर्ट इन 2022 ऑन द इशू। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इनसे क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो हम आर्टिकल के अंडर में देखेंगे। 3 जज बेंच ने, जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने हेड किया था, वहाँ पर ये सुना जा रहा था कि एक बैच पिटीशन ला के दी थी और चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, जो एक्सेप्शन 2 था सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, जो IPC का सेक्शन 375 था, उसे चैलेंज किया गया। चैलेंज को ये भी एक्सटेंड किया गया कि बाय इम्प्लीकेशन और एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 63 ऑफ, जो दिया है भारतीय न्याय संहिता में, जो सुपरसीड करता है ये इंडियन पिनल कोड के प्रोविजंस को। तो ये प्रोविजंस देते हैं लीगल इम्यूनिटी टू इंडियन हस्बैंड को। ये लीगल इम्यूनिटी देते हैं लीगल हस्बैंड को जो स्टिपुलेट करते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स, या फिर वो वर्क करते, वो काम करते हैं, वो काम करता है एक मैन के द्वारा अपनी वाइफ के साथ। और ये प्रोवाइड करता है सी इज़ नॉट अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, जो 18 ईयर्स एज के अंडर में नहीं है, या फिर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। वो ये सेक्शन जो है वो रेप के कैटेगरी में उन्हें मीन्स कि उनको उसके अंडर में नहीं लाते हैं। ठीक है, और ये हस्बैंड को एक प्रिविलेज प्रोवाइड करते हैं। स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है कि जब डेटा मैरिटल रेप के लिमिटेड रहते हैं ड्यू टू स्टिग्मा है सोसाइटी में, एंड लीगल बैरियर्स हैं अवेलेबल होते हैं, स्टैटिस्टिक्स डीपली कंसर्निंग होते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा के अनुसार एक डेटा कंडक्ट किया गया 2019 और 20 में, और इंडिकेट करता है नियरली 1/3 ऑफ मैरिड वुमेन जो हैं 18 और 49 ईयर्स के बीच की, उन्हें वो एक्सपीरियंस करती है एक फिजिकल या फिर सेक्सुअल वायलेंस को अपने हस्बैंड के द्वारा। एडिशनली डिस्कस करें कि ग्लोबल स्टैटिस्टिकल जो रिवील करता है, ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स रिवील करता है कि अप्रॉक्सीमेटली 3/4 आउट ऑफ 4 देयर आर 3 वुमेन सेक्सुअल असॉल्ट होते, सभी सेक्सुअल असॉल्ट ट्रांसपायर करते हैं इंटीमेट सेटिंग्स। ठीक है, ऑपन परपेट्रेटेड बाय समवन फैमिलियर टू द सर्वाइवर। जो सर्वाइवर होती हैं उनको कुछ और लोग परपेट्रेट जो होते हैं वो उन्हें और ज़्यादा परेशान करते हैं। ठीक है, और जेनेसिस क्या है, एक्सेप्शन की जो जेनेसिस है वो क्या है कि मैरिटल रेप एक्सेप्शन एक कॉलोनियल रिलिक है, ओरिजिनेट होता है फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ कवर्चर। इंग्लिश कॉमन लॉ में ये डिफाइन है, जो कि एक सीवरली कर्टेल करता है
मैरिड वुमेन्स की लीगल ऑटोनॉमी को, मीन्स कि ये भी मैरिड वुमेन को एक ऑटोनॉमी नहीं देता है। जैसे कि इलुसिडेट किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अंडर जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में। ये डॉक्ट्रिन एज्यूम करती है कि जो हस्बैंड और वाइफ एक सिंगल एंटिटी होते हैं मैरिज के बाद, और जो कि वेरी बीइंग और लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ द वुमेन इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मैरिज, मीन्स कि जितने भी उसके राइट्स हैं वो अपने हस्बैंड के लिए हो जाते हैं, और एटलीस्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एंड कंसोलिडेटेड इनटू दैट ऑफ हस्बैंड, मीन्स कि वो नहीं हो जाते, मीन्स कि उसके राइट्स उसके हस्बैंड के पास नहीं जाते। जो जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, ये होते हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो सिंगल हो जाते हैं, सिंगल एंटिटी हो जाते हैं मैरिज के बाद, और एक लीगल एग्जिस्टेंस, वुमेन की लीगल एग्जिस्टेंस जो होती है वो सस्पेंड हो जाती है मैरिज के दौरान, ठीक है। और ये एटलीस्ट इनकॉर्पोरेट होना चाहिए या फिर कंसोलिडेट होना चाहिए उनके हस्बैंड के लिए, ठीक है, कंसोलिडेट करता है उनके हस्बैंड के लिए। एक अर्लीस्ट इंस्टांसेस जो हुआ कॉडिफिकेशन ऑफ मैरिज रेगुलेशन जो एक्सेप्शन है, ये ट्रेस किया गया है ब्रिटिश जूरिस्ट मैथ्यू हेल के द्वारा, जिन्होंने लिखा था इन 1736 में, और इन्होंने बोला कि हस्बैंड कैन नॉट बी गिल्टी ऑफ अ रेप कमिटेड बाय हिमसेल्फ अपॉन हिज लॉफुल लाइफ, मीन्स कि अपने वाइफ के साथ अगर वो रेप भी करते हैं तो ये गिल्टी नहीं माना जाएगा, फॉर बाय देयर म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट, अगर म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट है या फिर कॉन्ट्रैक्ट है तो वाइफ गिवन अप हर सेल्फ इन दिस काइंड अनटू हर हस्बैंड, जब तक उनके हस्बैंड जो है कुछ रिट्रैक्ट नहीं करते तब तक वो ये सब चीज़ बाहर मीन्स आउटसाइड इन्वायरमेंट में अपने नहीं, वो उनके पास ये राइट्स नहीं होगा। हैलेज रीजनिंग प्रूव्ड किए कि ह्यूजली इन्फ्लुएंशियल एंड वाज सब्सिक्वेंटली अडॉप्टेड बाय सेवरल ब्रिटिश कॉलोनीज, यहाँ सेवरल ब्रिटिश कॉलोनीज ने सब्सिक्वेंटली ये इन्फ्लुएंस हुई सोसाइटी वहाँ की, लेकिन 1991 में इंग्लैंड इस रूल को आउटलॉ किया, और एक लैंडमार्क केस था आर वर्सेस आर अंडर स्कोरिंग दैट द कॉमन लॉ डॉक्ट्रिन नो लॉन्गर रिप्रेजेंटेड द ट्रू पोजीशन ऑफ अ वाइफ इन प्रेजेंट डे सोसाइटी, ठीक है। और चैलेंजेस क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो पास चैलेंजेस क्या क्या हैं, सेक्शन 375 आईपीसी का जो वो डिलिनीट करता है, वो कहता है कि 7 कंडीशन हैं अंडर सेक्सुअल इंटरकोर्स जो डीम करते हैं, जो बताते हैं रेप के कंडीशन को, जैसे कि जब ये घटित होता है विदाउट वुमेन्स कंसेंट, विदाउट वुमेन के कंसेंट से यह घटित होता है कि जैसे रेप होता है, और जब कंसेंट ऑब्टेन किया गया है कोएर्सन, जब कंसेंट ज़बरदस्ती किया गया हो, ज़बरदस्ती कराया गया हो कि वुमेन से रेप करने के लिए, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस से, ठीक है, विदाउट वुमेन के कंसेंट से और प्रेशराइज किया गया हो कंसेंट करने के लिए, तो उन्हें दोज कन्विक्टेड आर पनिश्ड, वो कन्विक्ट जो पर्सन है उन्हें पनिश करना चाहिए विद अ प्रिजन टर्म ऑफ एटलीस्ट 10 ईयर्स, जो कि इसे एक्सटेंड किया जाना चाहिए लाइफ सेंटेंस के लिए अलॉन्ग विद अ पॉसिबल फाइन। लेकिन प्रोविज़न ये भी स्टिपुलेट 2 एक्सेप्शंस को स्टिपुलेट करता है, बताता है कि फर्स्ट एक्सेप्शन परटेन्स टू मेडिकल प्रोसीजर्स, मेडिकल प्रोसीजर होना ज़रूरी है। सेकेंड एक्सेप्शन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है या सेक्सुअल एक्ट्स बाई मैन के द्वारा जो होता है विद हिज ऑन वाइफ डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप इफ़ द वाइफ इज ओवर 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर मैन के द्वारा अपनी वाइफ के साथ किया गया सेक्सुअल इंटरकोर्स कोयरसिव, ठीक है, तो वो रेप नहीं माना जाएगा, और यदि अगर वाइफ जो है 18 ईयर्स ऑफ एज के अबव है, ठीक है। लेकिन जब लॉ इनिशियली ग्रांट किया इम्यूनिटी को हस्बैंड के लिए कि अगर उनकी वाइफ अंडर 15 ईयर्स ओल्ड हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये रिवाइज किया
कि दिस एज लिमिट टू 18 ईयर्स इन इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, कि 15 ईयर्स ओल्ड की है तो उसे बढ़ा के 18 ईयर्स ऑफ एज कर दिया गया अंडर इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में जो जजमेंट पास किया था। तो ये मैरिज रेगुलेशन एक्सेप्शन जो है वो क्रिएट करता है एक लीगल फिक्शन को, भले ही सभी एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हों रेप के ऑफेंस को, ठीक है। एक कन्विक्शन को नहीं किया जा सकता यदि पार्टीज मैरिड हों और वाइफ जो है 18 ईयर्स ऑफ एज से ऊपर हो। हावेवर मैरिड वुमेन वो रिकोर्स कर सकती है और टू अदर क्रिमिनल लॉ प्रोविजंस, जैसे कि 85 सेक्शन 85 ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो क्रिमिनलाइज करता है सब्जेक्टिंग अ वुमेन टू क्रुएल्टी। अगर क्रुएल्टी से ऐसा हो रहा है तो उसे अप्रोच करती है कोर्ट को अंडर द सेक्शन 85 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। सिविल रेमिडीज़ भी है जो कि अवेलेबल है अंडर लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का, लेकिन लिमिटेड है वो, ठीक है। ये जो प्रोविजंस है ये लिमिटेड हैं प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के लिए, जुडिशियल सेपरेशन के लिए और मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए। पेटिशनर्स आर्गू करते हैं, पेटिशनर्स कहते हैं कि जो एक्सेप्शन है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक्सेप्शन जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तब जब इट वायलेट्स अ होस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, अगर ये वायलेट करते हैं फंडामेंटल राइट्स को। फॉरमोस्ट इससे भी अधिक क्या है कि अमंग देम इज आर्टिकल 14 विच गारंटीज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज टू ऑल पर्सन, सभी पर्सन को इक्वल प्रोटेक्शन देता है आर्टिकल 14। एमआरई क्रिएट करता है टू डिस्टिंक्ट क्लासेस को, विक्टिम्स के टू डिस्टिंक्ट क्लासेस को, जो कि नॉन कंसेंसुअल सेक्स जो डिनाई किया जाता है मैरिड वुमेन के द्वारा, प्रोटेक्शन लॉज के जो प्रोटेक्शन हैं जो कि एक्सटेंड किए जाते हैं अनमैरिड वुमेन के लिए। और अकॉर्डिंग टू पेटिशनर ये ऑफेंड करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सटेंटिव इक्वालिटी बाय फेलिंग टू एड्रेस सिस्टमिक बैरियर्स टू इंश्योर दैट ऑल वुमेन रिगार्डलेस ऑफ देयर मैरिटल स्टेटस रिसीव इक्वल प्रोटेक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस। तो स्पेसिफिकली डिसएडवांटेजिंग मैरिड वुमेन के द्वारा जो डिसएडवांटेजिंग उनको राइट्स मिलते हैं, एमआरई वायलेट करता है उनके राइट्स को नॉन डिस्क्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1। अनदर इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है या फेसिट है वो परपोर्ट किया गया है वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी एंड बॉडली इंटीग्रिटी अंडर आर्टिकल 21 मीन्स 21 अंडर आर्टिकल 21 सेज दैट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी होना चाहिए और प्राइवेसी भी होना चाहिए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग इन केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में यह केवल क्लैरिफाई ही नहीं किया कि प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये भी किया कि अफर्म्ड कंसेप्ट ऑफ डिसीजनल ऑटोनॉमी भी वुमेन की होगी, जो मीन्स पर्सन की होगी। द राइट ऑफ ईच इंडिविजुअल टू डिटरमिन हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पजेज देयर बॉडी में बी यूज्ड, कैसे उसकी बॉडी को किस पर्पज़ के लिए यूज किया जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट गौतम भाटिया ये नोट करते हैं कि ट्रू ब्रिलियंस ऑफ पुट्टास्वामी लाइज इन क्लियरली establishing that the right to privacy is not merely anchored in physical spaces and institutions but is fundamentally tied to individual self determination। मीन्स जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 21 है, राइट टू प्राइवेसी है, वो केवल और केवल मैरिज के लिए भी नहीं है, वो एक इंडिविजुअल सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए भी है, जो पुट्टास्वामी वहाँ पर जजमेंट में सुनाते हैं। ये पुट्टास्वामी केस में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। द राइट जो राइट है इनसेपरेबल है जो एबिलिटी से टू मेक चॉइसेस रिगार्डिंग द मोस्ट इंटीग्रल एस्पेक्ट्स ऑफ वंस बॉडी एंड लाइफ। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट एक अपनी जूरिस्प्रूडेंस को बिल्ड किया था बाय ऑब्जर्विंग, ये कहते हुए कि फैमिलियर जो स्ट्रक्चर्स हैं
उन्हें उनके रिगार्ड नहीं किए जा सकते, मीन्स वो अप्रोच नहीं किए जा सकते एज प्राइवेट स्पेसेस, वेयर प्राइवेट स्पेसेस के जैसे जहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को वायलेशन होते हैं, मीन्स इन्हें उजागर एक्सपोज नहीं किया जाएगा। एंड दैट डूइंग इज सो इज टू ऑब्स्ट्रक्ट द अनफोल्डिंग विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स क्या हैं? मार्च 2022 में कर्नाटका हाई कोर्ट इन ऋषिकेश साहू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर्स, ये हाई कोर्ट कर्नाटका हाई कोर्ट ने रूल किया कि मैरिड मैन कैन बी प्रोसिक्यूटेड फॉर रेपिंग हिज वाइफ। ठीक है, अगर मैरिड मैन अगर अपनी वाइफ को रेप करता है तो ये प्रोसिक्यूट होगा, वहाँ पर मुकदमा लड़ा जाएगा। Relying on 2013 report authored by the Justice J.S. Verma Committee, जस्टिस J.S. वर्मा कमिटी जो कि रिकमेंड किया था अबोलिशन ऑफ मैरिज रेगुलेशन एक्सेप्शन, जस्टिस एम नागर प्रसन्ना ये रीजन किया था कि कोई लीगल एक्सेप्शन नहीं है, कैन बी सो एब्सोलूट, जो कि एब्सोलूट हो सके एज टू लाइसेंस क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी, जो एक लाइसेंस हो क्राइम्स अगेंस्ट सोसाइटी में। ठीक है, जो सोसाइटी में क्राइम्स को बढ़ावा दे, वो एक एब्सोलूट मेजर नहीं है और ये लीगल एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन स्ट्राइकिंग इट डाउन, इसे स्ट्राइक डाउन करते हुए उन्होंने ये बताया, जो नगर प्रसन्ना है उन्होंने एक एक्सेप्शन को बनाया इनएप्लीकेबल in cases involving the commission of the heinous sexual offences by husbands against their wife, अगर heinous crime करता है हस्बैंड अपने वाइफ के साथ। 2017 के केस में एक वुमेन द्वारा कंप्लेंट किया गया अपने हस्बैंड के अगेंस्ट इन ऋषिकेश साहू केस में, और एक्यूज़ किया उसे कि उसने एक सेक्सुअल ऑफेंस को, एक मल्टीपल सेक्सुअल ऑफेंस को कमिट किया है। तो उसे चार्ज किया गया था सेक्सुअल असॉल्ट के लिए, हस्बैंड को चार्ज किया गया सेक्सुअल असॉल्ट के लिए अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, जो पॉक्सो एक्ट है। मीन्स ये है कि 18 ईयर से कम थी, मीन्स उसकी वाइफ। ठीक है, फॉर एब्यूजिंग देयर डॉटर, मीन्स अपनी वाइफ का रेप किया, मल्टीपल टाइम्स सेक्सुअल ऑफेंस किया और अपनी डॉटर को एब्यूज़ भी किया, इसलिए वहाँ पर अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस को फाइल किया। एक अपील वॉज सब्सिक्वेंटली फाइल, एक अपील भी फाइल की गई थी हाई कोर्ट में, और ये हाई कोर्ट का डिसीजन जो एक रिजल्ट निकालता है वो उसको एक इंटरिम स्टे कर दिया गया और इम्पोज किया गया एक बेंच के द्वारा, जो हेड कर रहे थे CJI NV रमन्ना। एक जो हाई कोर्ट की डिसीजन थी उसे यहाँ पर स्टे कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, जिसे लीड कर रहे थे, चेयर कर रहे थे CJI NV रमन्ना। ठीक है, एक एफिडेविट में जो टॉप कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट रखा गया, कर्नाटका गवर्नमेंट उसे बताया हाई कोर्ट्स की रूलिंग को। ठीक है, मई 2022 में दिल्ली हाई कोर्ट ये रेंडर किया, ये कहा कि जो स्प्लिट वर्डिक्ट ऑन दिस इशू, ये यहाँ पर इस इशू पर स्प्लिट वर्डिक्ट है, स्प्लिट के जो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन है आपस में, वो यहाँ पर जस्टिफाई करना है। जस्टिस राजीव सकधर ये कहते हैं कि मैरिज रेगुलेशन एक्सेप्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कहते हुए कि वायलेट करता है एक वुमेन की बॉडी ऑटोनॉमी को और एक्सप्रेशन को, मीन्स कि वुमेन की बॉडी ऑटोनॉमी और एक्सप्रेशन को वायलेट करता है ये राइट्स, जो मैरिज रेगुलेशन एक्सेप्शन है। ठीक है, उन्होंने कैरेक्टराइज किया कि जो एक्सेप्शन है वो स्टीव्ड इन पैट्रियार्की और मिसोजनी, ये शो करता है पैट्रियार्की और मिसोजनी को, और ये कहते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है मेरे ओपिनियन में एक अनरीजनेबल है और मैनिफेस्टली क्या है, आर्बिट्रेरी एक्शन है बाय द हस्बैंड द्वारा। और जस्टिस C हरिशंकर ये कहते हैं कि विद इन मैरिज सेक्सुअल रिलेशंस एक
लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है जो मैरिज रेगुलेशन एक्सेप्शन को लीगल बनाता है। इंट्रोड्यूस करते हुए मैरिड रिलेशनशिप में पॉसिबिलिटी ऑफ हस्बैंड बीइंग रिगार्डेड एज द वाइफ्स रेपिस्ट इफ ही हैज़, ऐसा करता है, ऑन वन और मोर ओकेजन्स सेक्स विद हर without her consent would in my view be completely antithetical to the very institution of marriage as understood in this country both in fact and law। so वहाँ पर डिबेट चल रही है जस्टिस की, ठीक है। तो यहाँ हमारे लिए जो है ये इम्पोर्टेंट केवल और केवल ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट हैं वो वहाँ पर हमें अंडरस्टूड करना है। जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बेंच को लीड किया और उन्होंने बोला कि वी वुड बी रेमिस इज नॉट रिकॉग्नाइजिंग दैट इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इज अ रेडली एंड कैन टेक द फॉर्म ऑफ रेप। तो ये रेप के फॉर्म में ये यहाँ पर जजमेंट सुनाते हैं, ठीक है, कि अगर हस्बैंड जो हैं वो यहाँ पर रेप करते हैं तो उन्हें चार्ज किया जाना चाहिए। सेंटर का क्या ओपिनियन है कि यूनियन गवर्नमेंट्स के जो लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट एफिडेविट है वो फर्स्ट टाइम किया था कि इट हैज़ ऑन रिकॉर्ड अपोज द स्ट्राइकिंग डाउन ऑफ द मैरिज रेगुलेशन एक्सेप्शन ड्यूरिंग द proceedings before the Delhi High Court. The government had said that the issue needs wider consultations and that a review of existing criminal laws was pending at that time। ठीक है, तो ये यहाँ पर मीन्स कि सेंटर ने इसे स्ट्राइक डाउन करने के लिए बोला है कि मैरिज रेगुलेशन जो एक्सेप्शन है बीच में उसे स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। न्यू ऑफेंस बी क्रिएटेड, न्यू ऑफेंस जो है कैसे क्रिएट होगा कि एक पाइवोटल क्वेश्चन है बिफोर द टॉप कोर्ट, मीन्स सुप्रीम कोर्ट के सामने एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या इस मैरिज रेगुलेशन एक्सेप्शन को स्ट्राइक डाउन किया जाना चाहिए। जस्टिस शंकर के अपने ओपिनियन में कहते हैं कि जो एब्सोल्यूट प्रोस्क्रिप्शन है अगेंस्ट दिस सिंस सच एन अथॉरिटी रेस्ट एक्सक्लूसिवली विद द लेजिस्लेचर, ठीक है। और इंडिपेंडेंट थॉट ये बोलता है कि जो रेजिंग द एज है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द मैरिज रेगुलेशन एक्ट एक्सेप्शन फ्रॉम 15 to 18 ईयर्स, टॉप कोर्ट ने ये नोट किया कि बाई पार्टली स्ट्राइकिंग डाउन सेक्शन 375 IPC नो न्यू ऑफेंस इज बीइंग क्रिएटेड। कोई न्यू ऑफेंस क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आर्टिकल जो सेक्शन 375 IPC का है उसे स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, ठीक है। जो भी मतलब लीगल है ये इलीगल यहाँ पर अपने आप हो जाएगा और यहाँ पर कोई भी एक्सेप्शन क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सेकेंड आर्टिकल है सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट एज वैलिड लॉ। यहाँ पर ये है GS पेपर 2 का जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2019 में, उसमें यहाँ पर जो सेक्शन 6A है सिटीजनशिप एक्ट का उसे यहाँ पर स्टे कर दिया है, वैलिड लॉ मीन्स वैलिड लॉ डिक्लेयर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। यहाँ 4:1 मेजॉरिटी की जजमेंट दिया गया था इस सेक्शन 6A के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वैलिड लॉ बताया गया है। यहाँ सेक्शन ये कहता है कि जो पीपल फ्रॉम बांग्लादेश हु अराइव्ड इन असम, जो असम में आए थे बांग्लादेश से प्रायर टू जनवरी, ये डेट याद रखिएगा, प्रायर टू जनवरी 1, 1966 वुड बी डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन। जो 1 जनवरी 1966 के पहले आए हुए लोग थे बांग्लादेश से वो इंडियन सिटीजन्स, वो इंडिया के सिटीजन्स होंगे, ठीक है। इसके बाद आने वाले वो सिटीजन्स नहीं होंगे, उनको कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। सेक्शन 6A जो ट्रेस करता है अपने रूट्स को टू द पॉलिटिकल सोल्यूशन ऑफ असम अकॉर्ड ऑफ 1985। ये असम अकॉर्ड, ये भी डेट याद रखिएगा कि ये असम अकॉर्ड, अभी आगे देखेंगे कि असम अकॉर्ड क्या था। मैंडेट्स दैट इमिग्रेंट्स हु एंटर्ड असम फ्रॉम द बांग्लादेश प्रायर टू जनवरी 1, 1966 वुड बी डीम्ड टू बी इंडियन सिटीजन्स, ठीक है। दोज हु एंटर्ड द स्टेट बिटवीन जनवरी 1, 1966 and March 25, 1971 would be conferred citizenship based on the fulfillment of specific procedures and conditions।
ठीक है। सेक्शन हाउएवर बार्ड सिटीजन्स टू दोज हु एंटर मीन्स जो जनवरी 1 1966 और मार्च 25 1971 के बीच आए हुए लोग हैं फ्रॉम बांग्लादेश, वो होंगे इंडिया के सिटीजन्स। और जो और सेक्शन ये कहता है कि अगर मार्च 25 1971 के बाद आए हुए लोग हैं, वो जो इंटर किए हैं उन्हें सिटीजनशिप देने से इनकार कर दिया जाए। ठीक है। बार करता है, प्रोहिबिट करता है। ब्लेम फॉर इट कुड नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू सेक्शन 6A अलोन। ठीक है। यहाँ पर ये कह रहा है कि यहाँ पर क्रिटिसाइज कर रहा है ऑथर कि यहाँ जो सेक्शन 6A है वही केवल और केवल जिम्मेदार नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। यहाँ पर जो पोस्ट 1971 में जो गवर्नमेंट थी असम में, वो जिम्मेदार है जो इमिग्रेंट्स आए थे बांग्लादेश से। ठीक है। यहाँ देखते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट क्या है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 2019 में, जो रिप्लेस करता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 को। सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये प्रोवाइड करता है कि जो इंडियन सिटीजनशिप जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। कौन कौन से कम्युनिटी को? जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, हिंदू माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन कहाँ, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन कम्युनिटीज़। ठीक है। और वो जो आए हैं इन इंडिया में ऑन बिफोर 31 मार्च 2014, 31 नॉट मार्च, दिसंबर 2014 एंड लिविंग इंडिया विदाउट वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, वो भी यहाँ पर क्या बन सकते हैं, सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया की। और जो ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है वो रिड्यूस करता है एग्रीगेट पीरियड की, मतलब पहले 11 ईयर किया गया था, अब जो है 6 ईयर्स कर दिया गया है। कि ये डेट याद रखना, इस डेट में अगर उसके बाद आए हुए होंगे तो नहीं, उसके पहले या फिर उसी दिन आए होंगे तो यहाँ पर सिटीजनशिप उन्हें मिल जाएगी। अलॉन्ग विद कंटिन्यूअस स्टे फॉर लास्ट 12 मंथ्स, मीन्स लास्ट 12 मंथ से वो यहाँ पर रह रहे होंगे। ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं जो परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं कहाँ, जैसे अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। तो इंडिया ड्यूरिंग पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ था तो यहाँ इंडिया जो है सेफगार्ड, मीन्स ये अनाउंस किया गया था कि जो इंडिया जो है सेफगार्ड देगा सभी को जो विक्टिम्स होंगे पार्टीशन के। पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में यहाँ पर रिलीजियस माइनॉरिटीज़ फेस करती हैं बहुत सीवियर डिस्क्रिमिनेशन, जो कि स्टेट सैंक्शनड है या स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो स्टेट जो है प्रोटेक्ट नहीं करता है। और जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है स्पेशली इन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। ठीक है। वुमेन मेजॉरली फेस करती हैं जैसे ब्रंट, स्टार्ड, मोलेस्टेड, रेप्ड। ठीक है। विद नो रिप्लाई फ्रॉम द स्टेट उनके लिए कोई राइट्स प्रोवाइड नहीं करता है। एरियाज़ ऑफ रेजिडेंस, जैसे वहाँ के जो सराउंडिंग एरियाज़ में जो रेजिडेंस रहते हैं उन्हें जनरली टारगेट किया जाता है राइट्स के दौरान, बॉम्बिंग के दौरान, टेररिस्ट अटैक्स जब होते हैं तो उनके दौरान। ठीक है। सेवरल रिफ्यूजीज़ जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री रह रहे हैं, वो विक्टिमाइज्ड हैं। ठीक है। इंडिया में जो रह रहे हैं एंड वर फोर्स्ड अपॉन टू कन्वर्ट बिफोर फ्लीइंग टू इंडिया, मीन्स नहीं इंडिया में नहीं रह रहे हैं, जो मीन्स सराउंडिंग अक्रॉस द कंट्री में रह रहे हैं लोग, जैसे पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं, इंडिया में आने से पहले उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है रिलीजन में। रिलीजियस कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इसको देखने को मिलते हैं इसमें। एक्ट ये भी कहता है कि जो बेनिफिट हैं मनी पीपल के, उन्हें अलाउ कर देना चाहिए टू टेक अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बाय प्रॉपर्टी, ओपन बैंक अकाउंट्स एंड आधार। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक्ट ये इमेंस बेनिफिट देता है उन कम्युनिटीज़ को जैसे कि चकमा और हाजोंग बांग्लादेश की हैं। ठीक है। इंडिया में जो रह रही हैं इनको बेनिफिट्स काफ़ी प्रोवाइड करती हैं ये एक्ट। अपोजिशन टू द एक्ट, एक्ट का अपोजिशन क्यों होता है कि जो ये एक्ट है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंशियल ट्रीटमेंट इलीगल माइग्रेंट्स के लिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विच मे बी वायलेट अंडर आर्टिकल 14। तो यहाँ आर्टिकल 14 जो है वो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वल राइट्स हैं सारे सिटीजन्स के लिए और पर्सन्स के लिए या फिर फॉरेनर्स के लिए।
ठीक है। लेकिन यहाँ पर नॉन मुस्लिम्स जो माइनॉरिटीज़ हैं इंडिया में या फिर अदर कंट्रीज़ में हैं, उनको यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया इस एक्ट के अंदर। जैसे रोहिंग्याज हैं म्यांमार के और अहमदियाज हैं पाकिस्तान में, ठीक है, ये भी माइनॉरिटीज़ हैं बस, बट इन्हें इस एक्ट में नहीं रखा गया है। कंट्रीज़ के जो चॉइस हैं, जैसे कि ये एक्ट है लीव करता है, लीव आउट करता है ये नेबरिंग कंट्रीज़ पे, जैसे श्रीलंका, म्यांमार, ये इन कंट्रीज़ को छोड़ के बाकी 3 कंट्रीज़ को ही ये एक्ट का टारगेट करता है, ठीक है, चॉइस किया है। एक्ट में ये भी कन्फ्लिक्ट है कि जो असम अकॉर्ड 1985 है उसको कंट्रास्ट करता है एज ऑन द वन हैंड, जैसे NRC है एंड असम अकॉर्ड मार्क करता है एक लाइन को, लाइन ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर इंडियन सिटीजनशिप एज 24 मार्च 1971, लेकिन एक्ट मार्क करता है एलिजिबिलिटी लाइन को 31 दिसंबर 2024, ठीक है। और जो अमेंडमेंट हुआ ये अगेंस्ट है क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड के, ठीक है, जो कि इस असम क्लॉज 6 में ये दिया है कि जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करेगी सेफ गार्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कल्चर और सोशियो रिलीजियस आइडेंटिटी असमीज पीपल के, ठीक है, गवर्नमेंट ये प्रोवाइड करता है क्लॉज 6 के अंदर ये मेंशन है। और अमेंडमेंट जो है ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये भी रिवाइव करता है कि ओल्ड डिवाइड बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड बराक रिवर वैली और ब्रह्मपुत्र रिवर वैली, इनके बीच जो लोग रहते हैं इनमें तो लार्ज बंगाली हिंदू जो बराक वैली में रहते हैं इस एक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो ब्रह्मपुत्र वैली में लोग रह रहे हैं इसे अपोज कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनको थ्रेट है कि उनकी जो एथनिक डेमोग्राफी है रीजन की वो कहीं चेंज ना हो जाए, ठीक है। लास्टली में ये कहें कि जो रिपरकशंस हैं एक्ट में वो एक्सटेंड किया जाना चाहिए इवन टू नेबरिंग कंट्रीज़ के लिए बांग्लादेश के, ठीक है। एज द इंक्यूमेंट गवर्नमेंट इन बांग्लादेश मीन्स उस समय जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट थी उस समय वो डिफ़िकल्ट ये फेस कर रही डोमेस्टिक अपोजिशन की जो फेस कर रही थी, जो अपोजिशन पार्टी थी वहाँ उन्हें फेस कर रही थी। जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है ये एक्ट लेबल करने के लिए जो लेबल करता है बांग्लादेश को एज अ सोर्स कंट्री फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स, ठीक है। इलीगल इमिग्रेंट्स को इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकने के लिए यहाँ की जो अपोजिशन थी, ठीक है, वो टैकल करने में नाकामयाब रही। तो इसका परिणाम यही हुआ कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो रुक नहीं रहा है, आज भी वैसे ही चला आ रहा है, ठीक है। एक मॉडिफाइड यूनिवर्सल बेसिक इनकम पॉलिसी में भी मोर फिजिबल, ये नेक्स्ट आर्टिकल को डिस्कस करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो सिलेबस है और वो टॉपिक है गवर्नेंस का, ठीक है। सिलेबस के अंदर कौन सा आता है? वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट्स एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शंस। सब टॉपिक क्या है? यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो ILO की रिपोर्ट है उसमें ये किया गया कि उसमें ये कहा गया है कि जो जॉब ग्रोथ हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से घट रही हैं ड्यू टू ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, ठीक है। और यहाँ पर जो इंडिया में है वो यूथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। जो फिनोमेना है जॉबलेस ग्रोथ की, जहाँ प्रोडक्टिविटी तो बढ़ रही है लेकिन जॉब क्रिएशन घट रही है और ये कंट्रीब्यूट करता है एक इनइक्वालिटी को, ठीक है, इनइक्वालिटी को बढ़ा रहा है। और ये इंटरेस्ट है रिकाइंडल करता है एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम एज अ कंपोनेंट ऑफ अ सोसाइटी सोशल सेफ्टी नेट अक्रॉस द वर्ल्ड। एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम को ऑफर कर रहा है कि यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम हो हर ईच एंड एवरी पर्सन के लिए, ताकि वहाँ पर जो है इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके। यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो इकोनॉमिक सर्वे 2016 में यहाँ पर अनाउंस किया गया था। जो JAM-20 है, जनधन मोबाइल आधार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए, यहाँ पर ये अभी देखेंगे कि इसका क्या रोल रहा, ठीक है। एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम और उसका मॉडिफिकेशन, क्या एक
ऐसा टूल है, मीन्स इट इज़ अ टूल। यूनिवर्सल बेसिक इनकम एक टूल है डील करने के लिए अनएम्प्लॉयमेंट को और पॉवर्टी को। एंड टू आर नॉट अनरिलेटेड, जो कि एक क्वेश्चन है दैट ऑफन कम्स अप इन दिस, जैसे शुड इंडिया अडॉप्ट सम वर्जन ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम टू डील विद दीज चैलेंजेस। इन चैलेंजेस को डील करने के लिए क्या इंडिया के पास ऐसे कुछ वर्जन हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के लिए। ठीक है, आर्गूमेंट जो पॉलिसीज होनी चाहिए बूस्ट करने के लिए एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को, या फिर डील करने के लिए डिमांड की जो मास कंजम्पशन है, कंजम्पशन जो गुड्स की मास कंजम्पशन है वो आती है, जो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ये देखते हुए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की जो कंडीशन है वो राइज कर रही है लोग जो कि हमें ये आवश्यकता है यूनिवर्सल बेसिक सर्विसेज को सभी वैलिड पॉइंट्स के लिए। ठीक है, और जो क्रिटिक्स हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम के वो मिसप्लेस कर दिए गए हैं, जैसे कि बेस्ट अगर तरीका देखा जाए कि इट इज़ अ पॉलिसी टू हेल्प पीपल कोप विद द कंसिक्वेंसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती है अनएम्प्लॉयमेंट की कंसिक्वेंसेस को रिड्यूस करने के लिए। पॉलिसीज़ की आवश्यकता है इवेल्युएट करने के लिए किसके रिस्पेक्ट में, कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि डिज़ाइन किए जाते हैं एड्रेस करने के लिए, टू टर्न करस्पॉन्ड टू स्पेसिफिक सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जो सोशल ऑब्जेक्टिव एग्जांपल के लिए बेटर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्टमेंट करने में एक ग्रेट पॉलिसी है टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड मोबिलिटी। अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी और मोबिलिटी के इम्प्रूव होने के चांस बढ़ जाते हैं। लेकिन ये फेयर नहीं है क्रिटिसाइज करने के लिए कि ये डायरेक्टली डील करेगी पावर्टी को। यहाँ पर पावर्टी का जो कॉन्सेप्ट है उसे डील करने में क्या ये सही होगा, जो ट्रांसपोर्ट बेटर करने के लिए होगा, ये यहाँ पर इंश्योर नहीं करता है। सो यूनिवर्सल बेसिक इनकम इवेल्युएट होना ही चाहिए सेफ्टी नेट पॉलिसी की तरह। At the same time, something that is desirable may not be feasible from budgetary point of view। यहाँ पर सेम टाइम में बजटरी पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिबल नहीं होगा कि इस यूनिवर्सल बेसिक इनकम को एक डिज़ायरेबल माना जाए। ये भले ही वन वर्थ टू द एग्रीड दैट अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम इज इंडीड डिज़ायरेबल एज अ सोशल सेफ्टी नेट पॉलिसी, लेकिन भले ही कोई भी ऐसा एग्री करे कि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम है वो एक सच में डिज़ायरेबल है सोशल सेफ्टी नेट पॉलिसी के लिए, और ये फिजिबल नहीं भी हो सकती है बजटरी कंस्ट्रेंट्स के लिए। ठीक है, रियल क्वेश्चन क्या है कि जो मॉडिफाइड या फिर लेस एम्बिशियस वर्जन यूनिवर्सल बेसिक इनकम का वो क्या एक्सप्लोर करेगी, अच्छा बेटर एक्सप्लोरेशन के लिए अच्छा है, तो इट माइट अपीयर दैट सम फॉर्म्स ऑफ यूनिवर्सल बेसिक इनकम ऑलरेडी एग्जिस्ट इन इंडिया। जैसे कि यहाँ पर वुमेन के लिए और फार्मर्स के लिए स्कीम को जो कैश ट्रांसफ़र की स्कीम है वहाँ पर प्रोवाइड की गई बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और यह जो अदर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और या फिर उन्हें जो कि कंडीशनल ऑन बीइंग विलिंग टू वर्क, जैसे मनरेगा है, ठीक है, और सेंडिंग चिल्ड्रन टू स्कूल, मिड डे मील है, तो ये स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई हैं, तो ये भी एक सोशल सेफ्टी नेट की तरह काम करती हैं। ये सारे क्वेश्चन है कि इज़ द गोल टू प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट और मिनिमम कंजम्पशन सपोर्ट और लॉन्ग टर्म पॉवर्टी एलिवेशन। तो ये सारे क्वेश्चन के जो हैं हम आंसर अभी यहाँ पर देखेंगे कि इनका सोल्यूशन क्या है। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे ऋतु बंधु स्कीम, ठीक है, और कालिया स्कीम ये उड़ीसा की स्कीम है। ऋतु बंधु स्कीम जो है ये तेलंगाना की स्कीम है, यहाँ पर 2018 में लॉन्च हुई थी, और यहाँ पर 4000 पर एकड़ के लिए यहाँ पर फार्मर्स को मनी प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और कालिया स्कीम कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन प्रोग्राम उड़ीसा की स्कीम है। यहाँ पर उड़ीसा गवर्नमेंट जो है फार्मर्स को कैश ट्रांसफ़र प्रोवाइड करती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है जो
₹2000 पर क्वार्टर देती है। ठीक है, पीएम किसान स्कीम 2018-19 में लॉन्च हुई, जो प्रोवाइड करती है 6000 पर ईयर टू स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स, बट वाज लेटर ये सभी के लिए अवेलेबल हो गई थी, एक्सक्लूडिंग इनकम टैक्स पेयर्स। ठीक है, और जो इंगेज नहीं है फार्मिंग में उन्हें प्रोवाइड नहीं करती है। 2021 में 2021 में एक स्कीम का इस स्कीम का एम था कि अराउंड 10 करोड़ जो फार्मर्स हाउस होल्ड हैं उन्हें कॉस्ट को एस्टिमेट किया गया था कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी, 75,000 करोड़ लगेगी, रफली 0.4% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, लेकिन इन प्रोग्राम्स के चलाने के बावजूद यहाँ पर रिलेटिव सक्सेस मिला है। यहाँ इश्यूज़ थोड़ा ज़्यादा हैं, बट यहाँ पर जो है सक्सेस बहुत कम मिली है इनके चलाने के बावजूद, इन स्कीम्स को चलाने के बावजूद भी। क्योंकि यहाँ पर लॉजिस्टिकल चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा हैं। आधार वेरिफिकेशन जैसे कि, और बैंक के द्वारा रिजेक्शंस होते हैं इनके द्वारा। ठीक है, जो यूनिवर्सल इनकम ट्रांसफ़र है वो ऑफ़र करता है सेवरल एडवांटेजेस को, जैसे कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं जो एसोसिएटेड होते हैं टारगेटिंग और मिनिमम इंक्लूजन एरर्स के लिए। यहाँ पर ये इनकम ट्रांसफ़र के जो इनकम ट्रांसफ़र होता है इनको काफ़ी ज़्यादा इनसे एडवांटेज मिलता है, एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सिविल सोसाइटी को भी। सिंस द ट्रांसफर्स आर यूनिवर्सल, फ्यूअर इंटरमीडिएरीज आर इन्वॉल्व। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रांसफ़र है तो कुछ इंटरमीडिएरीज जो है वो उनका भी इन्वॉल्वमेंट होगा, और इंटरमीडिएरीज का इन्वॉल्वमेंट जहाँ हुआ तो वहाँ करप्शन के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। ठीक है, एक कॉमन रिएक्शन है, जैसे कि एक कॉमन रिएक्शन है ऐसे प्रपोजल्स के लिए कि मतलब जो इंटरमीडिएरीज हैं। ठीक है, तो दैट टू क्वेश्चन व्हाई द वेल्दी शुड आल्सो रिसीव अ बेसिक इनकम, मतलब जो वेल्दी पीपल हैं उनको भी एक बेसिक इनकम क्यों दिया जा रहा है। लेकिन दिस व्यू पॉइंट मिसअंडरस्टैंड्स हाउ टैक्स एंड बेनिफिट सिस्टम्स ऑपरेट, मीन्स कि टैक्स एंड बेनिफिट सिस्टम्स ऑपरेट कैसे होते हैं। एक एडवांस्ड इकोनॉमी में इंडिविजुअल्स पे करता है टैक्सेस को और रिसीव करता है सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट को भी रिसीव करता है, जैसे कि चाइल्ड बेनिफिट्स, और डिपेंड करता है कि उसका सरकमस्टांस क्या है। ठीक है, अल्टीमेटली मैटर करता है कि नेट इनकम कितनी है उनकी। ओके, सिमिलरली कहा जाए कि वेल्थियर इंडिविजुअल्स जो हैं वो पे करते हैं मोर टैक्स देन द अमाउंट दे वुड रिसीव फ्रॉम अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम। ठीक है, पॉसिबल स्कीम्स जैसे कि केस है अगेंस्ट एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम की इंडिया में जो है वैलिडिटी है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी के लिए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रपोजल्स जो है वो सजेस्ट करते हैं लार्ज ट्रांसफ़र अमाउंटिंग जैसे कि 3.2 to 11% ऑफ जीडीपी का। ठीक है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रपोजल है अमाउंट करने के लिए जो करंट में 0.4% जैसे वहाँ का है पीएम किसान का है, तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम जो है कितना प्रोवाइड करा जाना चाहिए, वो एक इतना टारगेट 3.5 to 11%। ठीक है, और ये एक जो रिक्वायरमेंट होगी कटिंग अदर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स और ड्रास्टिकली रेजिंग टैक्सेस, जो टैक्सेस को रेज करना है या फिर एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम्स को रेगुलेट करना है, इसे ऐसे बनाने के लिए 3.5 to 11% की जो जीडीपी है उसे इन्वेस्ट करना यूनिवर्सल बेसिक इनकम में, ये काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस करेगी पॉवर्टी को भी, और साथ ही साथ वहाँ पर मार्जिनलाइज जो सिटीजन हैं उन्हें भी थोड़ा सा एज प्रोवाइड करेगी। एक मोर फिजिबल अप्रोच ये भी अडॉप्ट किया जाएगा, लिमिटेड यूनिवर्सल इनकम हो लिमिटेड यूनिवर्सल इनकम ट्रांसफ़र स्कीम की जो प्रोविजंस होगा वो भी यहाँ पर अडॉप्ट किया जाएगा। और राइटर एक्सप्लोर किया है कि ऐसी पॉलिसी जो पे करती है 1% ऑफ जीडीपी पर कैपिटा की, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा इस स्कीम से, और ये प्रोवाइड करेंगे अप्रॉक्सीमेटली 144 रुपीज़ पर मंथ टू एवरी सिटीजन, और रफली ₹500 अ मंथ और अ हाउस होल्ड। ठीक है, विच वर्क्स आउट टू बी सिमिलर टू दैट ऑफ द पीएम किसान स्कीम।
ओके। और जो इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बाई सिंपली बाई रफली डबलिंग द बजट फॉर पीएम किसान, मतलब पीएम किसान स्कीम को, इसे अगर सूटेबल बनाना है तो पीएम किसान स्कीम को डबल मीन्स बजटरी एलोकेशन डबल किया जाए और इसको यूनिवर्सल बनाया जाए। इसका मतलब ये है कि ये रीच करेगी नॉट ओनली फार्मर्स बट आल्सो लाइनलेस लेबरर्स, लेबरर्स के भी पार जाएगी जो नॉन फार्म वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि वो पूरा रहे। अगर ऐसा सोचा जाए कि अमाउंट इज़ टू लिटिल, अगर अमाउंट टू लिटिल है, छोटा है, बहुत छोटा अमाउंट है, तो ये रिकॉल किया जाए तो तेंदुलकर पावर्टी लाइन है, जो तेंदुलकर कमेटी बैठाई गई थी वहाँ पर पावर्टी लाइन को मेजर किया गया था एट 2022-23 प्राइसेस इज़ अराउंड 1500, मीन्स कि एक मंथ में 1500 रुपीज़ होना चाहिए, ठीक है, रूरल एरियाज़ में, और 1850 होना चाहिए अर्बन एरियाज़ में, ऑन एवरेज 1600, ठीक है। तो एवरेज में 1600 होना चाहिए। तो क्या इससे पावर्टी ख़त्म हो जाएगी? नहीं होगी। तो ये अप्रोच कुड आल्सो सिंप्लीफाई इम्प्लीमेंटेशन बाय रिड्यूसिंग एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन कॉस्ट, बट एलिजिबिलिटी कॉस्ट वेरिफिकेशन कॉस्ट यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है, ये राइटर का कहना है, अगर ऐसा हो सकता है तो। लेकिन देयर आर स्टिल लॉजिस्टिकल चैलेंजेस, यहाँ लॉजिस्टिकल की ही चैलेंजेस हैं, लॉजिस्टिकल सपोर्ट यहाँ पर इंडिया में बहुत कम है। ये इंश्योर करने के लिए कि कैश आउट पॉइंट्स जो हैं वो कैसे एक्सेस किए जाए, मिनिमाइज़ किया जाए नेटवर्क को, या बायोमेट्रिक अथेंटिकेशन जो फेलियर है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट है, और एड्रेस करते हैं इशूज़ को विद इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट डिवाइसेस, जो यहाँ पर साइबर अटैक भी होते हैं और यहाँ पर जो साइबर बुलिंग होती है, ठीक है, इनको कैसे रोका जाए, तो ये सारे चैलेंजेस हैं। लास्ट माइल डिलीवरी प्रॉब्लम्स नीड टू बी एड्रेस्ड, यहाँ पर जो जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इंश्योर करने के लिए यूनिवर्सल इनकम ट्रांसफ़र को सक्सेस बनाने के लिए, जो कि ये इंडिया में एक रेवोल्यूशन क्रिएट करेगा। ओके। तो एग्जांपल के लिए मनरेगा प्रोवाइड करता है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट बट मे एक्सक्लूड दोज अनेबल टू वर्क सच एज द एल्डरली और डिसेबल्ड। क्यों? क्योंकि जो यूनिवर्सल बेसिक इनकम पॉलिसी, जो मॉडिफाइड यूनिवर्सल बेसिक इनकम पॉलिसी है, वो एक बेस की तरह है जो अदर ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ को ऐड करती है, ठीक है। जैसे मनरेगा, यहाँ कोविड-19 पैंडेमिक अंडर स्कोर किया कि यूनिवर्सल जो इनकम है और इन काइंड ट्रांसफ़र है वो कम्प्लीमेंट्री हैं। जैसे कि इनकम क्रिटिकल होती है ड्यूरिंग सप्लाई चेन डिसरप्शंस में, और फूड एक्सेस इज एसेंशियल व्हेन पीपल लैक परचेजिंग पावर, ठीक है। तो ये हमारा रहा यूनिवर्सल बेसिक इनकम का आर्टिकल। नेक्स्ट बढ़ते हैं इंडियाज़ एसडीजी फोकस एंड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इशूज़, ठीक है। सिलेबस के अंदर कौन सा है? गवर्नेंस के अंदर। तो गवर्नेंस के पास सारे टॉपिक्स हैं ऑलमोस्ट। टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस, मॉडल्स, सक्सेसेस, लिमिटेशंस एंड पोटेंशियल। सब टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सितंबर 2023 में न्यू दिल्ली होस्ट किया था एक G20 समिट, जो कि वहाँ पर ये रिजॉल्व किया गया था एक्सेलरेट करने के लिए, उसको ड्राइव करने के लिए फुल एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो UN एजेंडा 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, ठीक है, कि 2030 का जो एजेंडा है हमें वो अचीव करना है। तो ये जो G20 समिट हुई थी 2023 में, वो इसका एजेंडा था, ठीक है, जब G20 समिट इंडिया में हुआ था। सितंबर 18-19 2023 में एक SDG समिट हुई थी, और यहाँ पर ये रिजल्ट निकला था कि जो यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स है, फॉलोअप करने के लिए यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स पर एंड रिव्यू करता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजेंडा एंड द प्रोग्रेस ऑफ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये एजेंडा थे, ठीक है। तो यहाँ पर कंटेक्स्ट क्या है?
एग्जामिन करते हुए इंडिया की प्रोग्रेस को इन ह्यूमन डेवलपमेंट सिंस 1990 बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लेटेस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। यहाँ पर जो मेन फोकस है वो किस पर है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर। नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन अपने बुक में लिखते हैं, डेवलपमेंट एज फ्रीडम, डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सपैंडिंग द रियल फ्रीडम्स दैट पीपल एंजॉय। यहाँ पर ये कोट कर सकते हैं, जो भी एस्से का पर्सपेक्टिव हो, इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से रिलेटेड कोई एस्से हो तो यहाँ पर ये आप कोट कर सकते हैं। डॉक्टर अमर्त्य सेन के जो बुक में ये दिया है। इन हिज कैपेबिलिटी अप्रोच द बेसिक कंसर्न ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज आवर कैपेबिलिटी टू लीड द काइंड ऑफ लाइफ्स वी हैव रीजन टू वैल्यू। फ्रीडम फ्रॉम हंगर एंड इल हेल्थ एक साइड है, और जेंडर एंड इनकम इक्वालिटी और एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन दूसरी साइड है। ये लीड करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट की अचीव को। अगर ये बेटर तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं तो ठीक है, बट अगर ये अच्छे तरीके से नहीं रेगुलेट कर रहे हैं तो देश की जो प्रॉब्लम्स है ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि दीज आर टोटली बैकबोन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट अचीवमेंट एंड कंसिक्वेंटली टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्हीं से क्या होगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसे अचीव करने में सक्सेस होगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ द होल वर्ल्ड। डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स डेवलप किया गया है बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा, जिसके 3 डायमेंशन हैं, जैसे लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। ये एक्सपेक्टेंसी को बर्थ पर जो एक्सपेक्टेंसी है उस पर उसको मेजर करता है नॉलेज, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो इनकम पर कैपिटा होती है। ऑल द 3 डायमेंशंस रिलेटेड होते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जैसे गोल नंबर 3 गुड हेल्थ, गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन, गोल नंबर 5 वो जेंडर इक्वालिटी, गोल नंबर 8 डिसेंट वर्क, ठीक है, एंड गोल नंबर 10 रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑल 17 यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन so that you will never forget these all sustainable development goal. Clearly, countries aspiring to achieve sustainable development need to take appropriate measures to boost human development. Okay. Human Development Report 2023-24 इंडिया को बहुत पीछे प्लेस किया है, जो एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आता है, ठीक है, जिसकी जो यहाँ पर कोड दिया गया है उसकी जो मार्क है वो है 0.644। इंडिया की रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू जो है वो स्टैगनेंट थी इन 2019-20, जो कि इसकी क्या था 0.638, और ये गिरकर हो गई 0.633 में इन 2021, और इम्प्रूव हुई अगेन 0.644 2022 में, ठीक है। तो ये याद रखना कितना है 0.644 2022 में, और ये 2023-24 के रिपोर्ट में दिया है। इस रिपोर्ट में इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं, जैसे मलेशिया में 63, थाईलैंड 66 रैंक, चाइना 75, श्रीलंका 78, इंडोनेशिया 112, भूटान 125, बांग्लादेश 129। ऑलमोस्ट सारे जो है नेबर्स इंडिया से काफ़ी बेटर परफॉर्म कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स ये भी पब्लिश करती है, प्रेजेंट करती है कि इंटरपोलेटेड कंसिस्टेंट डेटा को भी यूज करता है, जो कंपेयर करता है HDI वैल्यूज़ को अक्रॉस ईयर्स एंड कंट्रीज़। इंडिया ने ये भी देखा कि जो इसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू है वो इंक्रीज हुई है 48.4% फ्रॉम 0.432 1990 में, इन 2020 में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। 2015-2022
के बीच की जो रैंकिंग है, इंडिया ने इम्प्रूव किया है 4 रैंक्स, जबकि नेबरिंग कंट्रीज जैसे बांग्लादेश, भूटान वो इम्प्रूव किए हैं 12 एंड 10 रैंक्स। ठीक है, चाइना इम्प्रूव किया है 3 रैंक्स 2015-22 के बीच। ठीक है, तो यहाँ पर वन ऑफ द रीजंस क्या है जो स्लो ग्रोथ है इंडिया की, वो कोविड-19 पैंडमिक। ठीक है, कोविड-19 पैंडमिक का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ इंडिया में। जेंडर गैप की जो कंडीशन है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, बट अभी जो है थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रेजेंट किया है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स 193 कंट्रीज़ में। तो यहाँ ये जेंडर गैप मेजर करता है डिस्पैरिटीज़ ह्यूमन डेवलपमेंट बाय जेंडर में। ठीक है, द रिपोर्ट कंटेन्स SDI वैल्यूज़ एस्टिमेटेड सेपरेटली फॉर वुमेन एंड मैन, दोनों को सेपरेट करता है, वुमेन को और मैन को, जिसका रेशियो है जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू यहाँ पर निकाला जाता है। क्लोजर द रेशियो इज टू 1, द लेसर द गैप देयर इज बिटवीन वुमेन एंड मैन। मतलब अगर रेशियो 1 के अराउंड है तो यहाँ पर जो गैप है वुमेन और मैन के बीच वो काफ़ी कम है। 42 मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ में जो इंडिया बिलोंग करता है, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ के भी ये जो कंट्रीज़ हैं वो इसके कंट्रीज ये इसके बीच यहाँ पर इंडिया जो है लाई करता है। ओनली 7 विद लो क्वालिटी इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अचीवमेंट्स बिटवीन वुमेन एंड मैन। ये कंट्रीज़ जो एब्सोल्यूट डेविएशन करती हैं फ्रॉम जेंडर पैरिटी ऑफ मोर देन 10%, जैसे इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, युगांडा, मोरक्को, सीरियन अरब रिपब्लिक एंड किरिबाती। तो यहाँ जेंडर जो पैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा गिरी हुई है। ठीक है, इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया एक वन ऑफ द लार्जेस्ट जेंडर गैप्स इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट में भी है, ये जैसे कि 47.8% पॉइंट डिफरेंस बिटवीन वुमेन 28.3% एंड मेन 76.1%। ऑन एन एवरेज कितना, ऑन एन एवरेज 47.8% है, लेकिन वुमेन की क्या है 28.3 और मेन की 76.1 है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है। कंपेयर करते हैं अदर कंट्रीज से, जैसे कि चाइना में इसकी 53.6 है, भूटान में 53.5 है, बांग्लादेश में 39.2 है। ओके, यहाँ पर जो लेटेस्ट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2022-23 का जो डेटा है पब्लिश किया था मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने अराउंड, और उसने ये बताया कि जो अराउंड 37% फीमेल हैं वो वर्किंग एज में हैं, जो 15 ईयर्स और अबव हैं वो वर्किंग एज में हैं लेबर फोर्स 2022-23 में, और ये इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 23.3 जो 2017-18 का डेटा था। लेकिन यहाँ पर ह्यूज गैप फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में है रूरल और अर्बन एरियाज़ के कंटेक्स्ट में कंपेयर में। यहाँ पर रूरल में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है बहुत ज़्यादा हाई नहीं है अर्बन एरिया के कंपेयर में। रूरल एरियाज़ में देखिए इंक्रीज हुआ है 24.6% से 41.5%। ठीक है, और जो केवल मार्जिनल इंक्रीज हुआ है अर्बन एरियाज़ में 20.4 से लेकर 4 से 25.4 तक। ठीक है, सॉरी 20.4 से 25.4% जो है ये इंक्रीज हुआ है मार्जिनलाइज। तो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ ज़्यादा है वुमेन के लिए, वो लेबर फोर्स कहाँ ज़्यादा है, वो रूरल एरियाज़ में है कंपेयर टू अर्बन एरियाज़। और ये मैटर करता है, कंसर्न करता है कि जो रिक्वायरमेंट है फर्दर रिसर्च की और इन डेप्थ स्टडी की, जो कि इसका एम होना चाहिए कि पॉलिसी इनिशिएटिव जो हैं वो सही तरीके से रेगुलेट करें और यहाँ पर जो गैप है उन्हें कम किया जाए। इनकम इनइक्वालिटी का भी काफ़ी मैटर करता है। जेंडर गैप इनकम में जो है वो इनकम इनइक्वालिटी का एक जो इनइक्वालिटी है इनकम में वो भी बढ़ा हुआ देखने को मिला है। एक इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्रीज वेयर इनकम शेयर्स हेल्ड बाय रिचेस्ट 1% वेरी हाई 21.7% और कंपेयर टू बांग्लादेश 11.6%। चाइना जो है 15% है, भूटान 18%,
नेपाल अराउंड 9%। इनकम इनइक्वालिटी इंडिया में जो है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में, जैसे 17.5 में। साउथ कोरिया साउथ एशिया एवरेज है 19% अराउंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकम इनइक्वालिटी वो हायर देन अदर रीजनल ग्रुप सच एज ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, ये है 16.5%। यूरोप एंड सेंट्रल एशिया मीन्स कि इंडिया में इनइक्वालिटी की प्रॉब्लम्स यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिकमेंड्स जस्टिस संजीव खन्ना एज सक्सेसर। यहाँ सिलेबस है सुप्रीम कोर्ट, टॉपिक है अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, पावर्स फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। सब टॉपिक है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। कंटेस्ट है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ ने रिकमेंड किया है जस्टिस संजीव खन्ना कि उनके जो सक्सेसर होंगे 51st चीफ, ये याद रखना, ये छोटे छोटे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 51st चीफ जस्टिस कौन होंगे, वो होंगे जस्टिस संजीव खन्ना, ठीक है। और ये जो है डी वाई चंद्रचूड़ कब रिटायर होंगे, वो होंगे नवंबर 10 को, ओके। यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस के बारे में देख लेते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उन्हें अपॉइंट करते हैं बाय द प्रेसिडेंट, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद सच जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स एज द प्रेसिडेंट डीम्स नेसेसरी। मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस से वो कंसल्ट करते हैं प्रेसिडेंट, जो उन्हें ऐसा नेसेसरी होता है जिनको कंसल्टेशन करना है चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट को, ठीक है। अदर जजेस को अपॉइंट करना है तो कंसल्टेशन करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को, किससे, सीजीआई से। 1950 और 1973 के बीच में ये रूल था कि जो सुपर सीनियर मोस्ट जज होगा वही बनेगा सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट ये ओवर रूल कर दिया गया जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने एन रे, जो उस समय के सीनियर मोस्ट जज थे, 4th सीनियर मोस्ट जज थे, यहाँ 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो थे उनको सुपरसीड करके यहाँ पर एन रे को बनाया गया था। यहाँ पर जो HR खन्ना थे इनको बनाना था, ये वहाँ के सुपर सीनियर मोस्ट जज थे, बट इन्हें सुपरसीड करके एन रे को बना दिया गया। 1977 में MU बेग यहाँ पर CJI बने, और सीनियर मोस्ट जज जो थे वो कौन थे, वो थे HR खन्ना, ठीक है, डॉक्टर HR खन्ना। और क्वालिफिकेशन क्या है जजेस की सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, जज ऑफ द हाई कोर्ट या फिर हाई कोर्ट इन सक्सेशन में, और फॉर 5 years की वो प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। एडवोकेट हो हाई कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट इन सक्सेशन फॉर 10 years के लिए, ठीक है। और या फिर डिस्टिंग्विश जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। लेकिन यही केस अगर ये डिफरेंसेस है कि डिस्टिंग्विश जूरिस्ट ओनली एंड ओनली किसके लिए होता है, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, डिस्टिंग्विश जूरिस्ट को। लेकिन यही केस यहाँ पर हाई कोर्ट में नहीं होता, तो ये याद रखिएगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जस्टिस संजीव खन्ना के बारे में, इनके थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट जजेस, द लॉ मिनिस्टर सीक्स द रिकमेंडेशन ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस अबाउट द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। मतलब जो यहाँ लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने ये रिकमेंडेशन मांगा है कि CJI चंद्रचूड़ से कि वहाँ पर वो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट करने के जो भी जस्टिस हो उनको रिकमेंड करें। लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट कि स्टार्ट द अपॉइंटमेंट प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जस्टिस खन्ना नेक्स्ट होंगे इन लाइन इन अकॉर्डेंस विद द सीनियरिटी नॉर्म, ठीक है। सीनियरिटी नॉर्म से वो जो है इस लाइन में होंगे। ही इनरोल्ड एज एन एडवोकेट विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली इन 1983। वो इनरोल किए थे बार काउंसिल दिल्ली के बार काउंसिल में इन 1983 में, ओके। और जो जस्टिस खन्ना है वो प्रैक्टिस किए थे इनिशियली कहाँ पर, जो दिल्ली हाई कोर्ट में, वेरियस फील्ड में, लॉ के वेरियस फील्ड में, इंक्लूडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डायरेक्ट टैक्सेशन, आर्बिट्रेशन, कमर्शियल लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ एंड मेडिकल नेग्लिजेंस। जस्टिस खन्ना वो सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल है फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो ऐसे रहे थे। और
वो ये भी फंक्शन किया था कि जो स्टैंडिंग काउंसिल है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के, और अपीयर हुए थे एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंड एमिकस क्यूरी इन द हाई कोर्ट, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट में। और वो वो उन्हें एलिवेट किया गया था एक एडिशनल जज के फॉर्म में इन द दिल्ली हाई कोर्ट इन 2005 में, और उन्हें एक परमानेंट जज बनाया गया था 2006 में, ठीक है। और उन्हें अपॉइंट किया गया था एक जज के फॉर्म में इन द सुप्रीम कोर्ट इन 2019 में, जज के रूप में उन्हें अपॉइंट किया गया था। जस्टिस खन्ना की रैंक जो है वो रैंक किया गया था उन्हें 33 पोजीशन पर इन कंबाइंड सीनियरिटी ऑफ हाई कोर्ट जजेस ऑन ऑल इंडिया बेसिस, ठीक है। और हाउएवर लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम है उस समय वो हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो रिकमेंड किया था उन्हें कि जो जस्टिस खन्ना है वो दूसरे से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि उनकी जो मेरिट है और इंटीग्रिटी है वो दूसरे से मीन्स बेटर शो करती है। जस्टिस खन्ना यहाँ पर लीड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, लीड किए थे सुप्रीम कोर्ट को जब इंटरिम बेल मिली थी दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ड्यूरिंग द कैंपेन ऑफ लोकसभा इलेक्शन जो हुए थे 2024 में, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लीड किया था, मीन्स लीड नहीं किया था, मेंबर थे, जब यहाँ पर अब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का। जम्मू एंड कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 370 है अब्रोगेट करने में, यहाँ पर जस्टिस जो संजीव खन्ना थे वो मेंबर थे। जस्टिस खन्ना ड्यू टू रिटायर ऑन May 13 2025 में ये भी रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आज का हमारा जो द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। सो अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, एज वेल एज सब्सक्राइब भी करिए अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, ठीक है। तो मैं इससे और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा ये इनिशियल फेज़ है, तो मैं जो है आपको ऐसे देखिए मैं इसी तरीके से पढ़ पढ़ के क्या करा कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, मीन्स 2 अटेम्प्ट क्या, मेरे थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट हैं, 3 अटेम्प्ट हैं, और उसमें जो है कितना मेरी जो 2 जो प्रीलिम्स मैंने इसी को पढ़ के ऐसे द हिंदू न्यूज़पेपर आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आप पढ़िए, और जो ना समझ में आए फिर कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई किया इसी ऐसे ही पढ़ने जो इसी तरीके से इन्हीं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस को की हेल्प से, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहीं पर अपना क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।